एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अपने लास्ट वीडियो में जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का लास्ट वीडियो था उसमें हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ा था, जिसमें हमने जाना एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब भी कोई एक्शन फोर्स होगा उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। ओके, अब हम समझेंगे हमारे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जो मोमेंटम टर्म है इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि मोमेंटम का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ने के लिए। सो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम कुछ नहीं होता, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम कहलाता है। क्या बोला मैंने? किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम कहलाता है। सिंपल। ओके, अच्छा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर m मास का है एंड दैट ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v, तो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा? मास into velocity. Mass of the object is m multiplied by velocity of the object is v. So mv will be the momentum of that body. Okay, momentum. Cool. अच्छा, एक और केस ले लेते हैं मोमेंटम समझने के लिए। मान लो ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, पर दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब इसका मोमेंटम क्या होगा? भैया मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। वी ऑल नो मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज m, बट चूंकि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है इसकी वेलोसिटी 0 होगी, है ना? ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, हेंस उसका मोमेंटम भी 0 होगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा उसका मोमेंटम 0 होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 होगी। ये बात समझ आई? मोमेंटम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम कहलाता है। क्लियर? अच्छा, अब समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या कहता है। ओके, तो आपको मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझ आया, ठीक है? अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो स्टेटमेंट है उसको पहले समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट कहती है कि व्हेनेवर टू बॉडीज कोलाइड, whenever two bodies collide, their total momentum before and after the collision, before and after the collision remains constant. घबराओ नहीं, अभी समझाती हूँ। remains constant. अब यहाँ पर कोलाइड मतलब टकराना, इसके जगह इंटरैक्ट, टू बॉडीज कम इन कॉन्टैक्ट, ऐसे शब्द भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है? शब्दों की हेराफेरी करके थोड़ा सा, बट सबका मतलब सेम होता है, ठीक है? Whenever two bodies collide, their total momentum before and after the collision remains constant. अब मतलब कुछ समझ सा नहीं आ रहा, तो इसको एक बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो मान लो यहाँ पर एक ट्रक है, ओके, और यहाँ एक कार है। ये कार रेस्ट पर है, बट ट्रक इज मूविंग विद अ वेरी हाई वेलोसिटी। अब ट्रक की वेलोसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसका मोमेंटम ज्यादा होगा। व्हाई? क्योंकि भाई मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम इज व्हाट?
मोमेंटम इज मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो मतलब उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। ये बात समझ आई। तो ट्रक बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो आके कार पे टकरा गया। कार का मोमेंटम इनिशियली जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मान लिया कि कार का कुछ मास होगा पर उसकी वेलोसिटी एट दिस मोमेंट इज जीरो क्योंकि वो रेस्ट पर है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है। ये जो ट्रक है ये हाई मोमेंटम के साथ आ रहा है, हाई वेलोसिटी के साथ आके इस कार पर टकरा जाता है। कार इवेंचुअली स्टार्ट्स मूविंग। तो यहाँ पर समझो चीज को जरा ध्यान से कि ट्रक की वेलोसिटी कम हुई है, जिसको कवर अप करने के लिए कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है। तो ये पाया गया जितनी वेलोसिटी ट्रक की डिक्रीज हुई है उतना ही इंक्रीमेंट कार की वेलोसिटी में आया है, विच मीन्स के टकराने से पहले, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद इनका मोमेंटम सेम है। जब ये टकरा नहीं रहे थे, जब ये टकराए नहीं थे तब इसका मास m था। ट्रक का मास कुछ भी हो सकता है और इसकी वेलोसिटी बहुत हाई थी। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो थी तो इसका मोमेंटम भी जीरो था कार का, है ना। ये ट्रक बहुत हाई वेलोसिटी से आया और कार को उसने हिट कर दिया। ट्रक की वेलोसिटी कम हो रही है तो वहां पर जो कार है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब मोमेंटम का बैलेंस अभी भी बना हुआ है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बिफोर और आफ्टर द कोलिजन, कोई भी ऑब्जेक्ट में वो कोलिजन हो, कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद उनका मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व्ड रहता है। इसकी एक और बहुत प्यारी सी लाइन है जो कहती है कि मोमेंटम, इसकी स्टेटमेंट एक और तरह से लिखी जा सकती है, मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बस मोमेंटम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। ये बात समझ आई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ओके, तो बात होगी स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट हमने समझ ली है। अब ये सवाल है कि इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करें, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। मान लो इस ट्रक का मास m है, m1 है। ओके, मान लो कि इस कार का मास m2 है। मान लो कि कोलिजन से पहले ये ट्रक u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था। इनिशियल वेलोसिटी u1। इनिशियल वेलोसिटी क्यों कह रही हूं यहां पर मैं? क्योंकि जब ये टकराएंगे तब इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। इनिशियली ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, बाद में जब ये टकरा जाएंगे तब तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज और इसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो पहले वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको मैंने u1 से डिनोट किया है। जो कार की इनिशियल वेलोसिटी है उसको मैं u2 से डिनोट करूंगी। कूल। तो अब कोलिजन से पहले की बात हो रही है, ये देखो, समझना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है। बिफोर कोलिजन, उनके टकराने से पहले की बात यहाँ पर हो रही है। टकराने से पहले मास ट्रक का m1 था, इनिशियल वेलोसिटी u1। तो मोमेंटम क्या हुआ? ट्रक का इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ भैया? m1 इंटू u1। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास m1 था, इनिशियली वेलोसिटी u1 थी, m1 इंटू u1 इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रक। सिमिलरली जो कार है इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा भाई? इसका मास m2 है, इनिशियल वेलोसिटी u2 है, m2 u2 इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार। अब आफ्टर कोलिजन, अब ये टकरा चुके हैं, ठीक है, कार और ट्रक टकरा चुके हैं, तो मास तो तब भी m1 ही रहेगा। मास तो उतना का उतना रहेगा, जितना ट्रक का मास था उतना ही रहेगा, जितना कार का मास था उतना ही रहेगा। तो ट्रक का मास m1 था, पर अब मान लो कि कोलिजन के बाद ट्रक की वेलोसिटी हो गई है v1, तो m1 इंटू v1 हो जाएगा फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रक। ये बात समझ आ रही है ना भाई? उसका मास तो जितना था उतना ही रहेगा ट्रक का,
पर अब चूंकि कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, तो हमने मान लिया कि अब ट्रक v1 वेलोसिटी से मूव करने लग पड़ा है, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी v1, जिस वेलोसिटी से अब वो ट्रक मूव कर रहा है, ओके। और यहां पर देखा जाए सिमिलरली कार का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मान लो कार का मास m2 था भाई था। अब मान लो वो v2 वेलोसिटी से मूव करने लग गई है कार, तो m2 इंटू v2 कार का फाइनल मोमेंटम होगा। तो अगर मुझे मैथमेटिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्रेस करना है तो मैं कैसे लिखूंगी, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये ट्रक का मोमेंटम था और ये कार का मोमेंटम था, इन दोनों को सम करेंगे तब तो टोटल मोमेंटम निकलेगा बिफोर द कोलिजन, है ना। तो मैं लिखूं m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2, ये टोटल मोमेंटम है उन दोनों का बिफोर कोलिजन। यही तो कह रहा है भैया हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के व्हेनेवर टू बॉडीज कोलाइड देयर टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन and after the collision remains constant. m1 u1 plus m2 u2 is the initial momentum, momentum before the collision of car and truck, right? So this momentum has to be equal to m1 v1 plus m2 v2. What is this? This is final momentum of car and truck. तो इस तरह से मैथमेटिकली हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्रेस करेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ पर आपको पता है m1 v1 क्या है, एक बार फिर से समराइज कर देते हैं, एक बार बस देखो। यहाँ पर एक ट्रक था, वहां पर एक कार थी, है ना। ट्रक का मास m1 है, मान लिया मैंने, कार का मास मैंने m2 मान लिया। ट्रक इनिशियली u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, कार इनिशियली u2 वेलोसिटी से मूव कर रही थी। फिर क्या हुआ, हमने इनका मोमेंटम निकाल लिया, मास पता वेलोसिटी पता, है ना। मोमेंटम निकाल लिया मैंने कार का भी, ट्रक का भी और कार का भी। m2 u2 इसका मोमेंटम आया, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, और m1 u1 इस ट्रक का मोमेंटम आया, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ओके। फिर मैंने देखा कि कोलिजन के बाद क्या सीन रहा होगा। आफ्टर कोलिजन मास तो सेम रहा होगा ट्रक और कार का, पर वेलोसिटी चेंज हो गई। मैंने मान लिया कि कोलिजन के बाद ट्रक v1 वेलोसिटी से मूव करने लग गया और कार v2 वेलोसिटी से मूव करने लग गई। तो कोलिजन के बाद जो ट्रक का मोमेंटम होगा वो होगा m1 इंटू v1, क्योंकि कोलिजन के बाद ट्रक इज मूविंग विद द वेलोसिटी v1, राइट। m1 इंटू v1 इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रक, और कार का मोमेंटम इसी तरह से m2 इंटू v2 निकलेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग दो बॉडीज के कोलिजन से पहले जो उनका मोमेंटम है वही कोलिजन के बाद रहेगा। तो कोलिजन से पहले उन दोनों बॉडीज का, मतलब ये ट्रक का मोमेंटम और कार का मोमेंटम, इन दोनों का सम हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन। तो ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। इतनी बात समझ आई? चलो अब हमने देख तो लिया है कि हमें एक्सप्रेस कैसे करना है, इसको प्रूफ कर देंगे तो बहुत मजा आ जाएगा।